वेलकम स्टूडेंट्स। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का विषय हमारा है होम रूल लीग आंदोलन। जैसा कि पूर्व के क्लासों में हमने बताया था कि 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में, उसके बाद कांग्रेस एक प्रकार से निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने उसे एक अवसर प्रदान किया कि पुनः स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को तंग किया जाए और भारत की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ जाए। इसमें बहुत तरह की घटनाएं घटी, जिसमें दो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी, जिसका अध्ययन हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। एक था गदर आंदोलन और दूसरा था कामागाटा मारू प्रकरण। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घट रही थी, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी एक घटना घटी जिसको होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह परिघटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि अभी तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन एक मध्यम वर्गीय आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस के अंदर नेताओं की तो भरमार थी, लेकिन कार्यकर्ता नहीं थे। इस आंदोलन का यानी होम रूल लीग आंदोलन की महत्ता इस बात में है कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तैयार करवाया और वही वर्ग गांधी जी के असहयोग आंदोलन में महती भूमिका निभाई और फिर कांग्रेस पार्टी को एक जन आंदोलन या जन आंदोलन की पार्टी बना दिया। इस दृष्टिकोण से होम रूल लीग आंदोलन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण परिघटना या घटना मानी जाती है। अब छात्रों, हम व्यवस्थित रूप से इसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं कि आखिर होम रूल लीग आंदोलन था क्या। तो इसकी पृष्ठभूमि में अगर देखें तो हम लोग पाते हैं कि जब 16 जून 1914 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक तिलक 6 वर्ष की सजा के पश्चात 6 वर्ष की सजा जो वो मांडले जेल में काट रहे थे, मांडले जेल, तो यहां से वो वापस आते हैं या कह लीजिए रिहा होते हैं। और रिहाई के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निष्क्रियता से क्षुब्ध होते हैं। ठीक है। और इस समय दोनों जो दल थे, या कह लीजिए कि दोनों दल के विचारों में परिवर्तन आ चुका था। दोनों दल का यहां पर अर्थ क्या है कि गरम दल और नरम दल।
अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है? इस घटना की पृष्ठभूमि के लिए उत्तरदायी है दो व्यक्तित्व, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। तो दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे उत्तरदायी हैं ये दोनों। तो जब 16 जून 1914 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल जो बर्मा में है वहां से 6 वर्ष की सजा काटने के बाद वापस आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1908 ईस्वी में मराठा में लिखे एक लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। और पूरी सजा काटने के बाद 1914 ईस्वी में जब वो भारत वापस लौटे तो कांग्रेस की जो स्थिति देखी कि जो छोड़कर वो गए थे जितने सक्रिय रूप में, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय थी और राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार से गतिहीन था। तो वो काफ़ी क्षुब्ध थे इस मामले में कि कांग्रेस क्यों निष्क्रिय है। ऐसी परिस्थिति में उनका अपना व्यक्तिगत विचार था कि कांग्रेस कितना भी निष्क्रिय हो, लेकिन एक चीज़ स्थापित हो चुकी है वर्तमान समय में कि कांग्रेस के पास ही वो शक्ति अब आ गई है कि जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्तिगत प्रयास करके राष्ट्रीय आंदोलन इस समय चलाना चाहे तो वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल सकता है क्योंकि कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय से जो भी भूमिका निभाई उस भूमिका के कारण उसको एक उपलब्धि अवश्य मिल गया कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई और जनता के बीच लोकप्रिय हो गई। ऐसी परिस्थिति में वो कांग्रेस में शामिल हो करके राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि हम व्यक्तिगत प्रयास करेंगे भी कांग्रेस से हट करके तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं चला सकते हैं या आंदोलन को राष्ट्रीय रूप नहीं दे सकते। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में उनके विचारों में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जो वो गरम दल के नेता थे, अब उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे घोषणा कर दी कि हम ब्रिटिश सरकार के समर्थक हैं, हम ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करना चाहते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हम ब्रिटिश सरकार से निवेदन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण भारतीय जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो उनकी नीति इस प्रकार से परिवर्तित हुई। इसी प्रकार से जो नरम दल के लोग थे, अभी तो कांग्रेस में नरम दल वालों का ही ज़्यादा प्रभाव था, तो नरम दल के लोगों में भी उनके वैचारिक आयाम में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो अब सोचने लगे कि 1907 में जो हम लोगों ने क्या किया कि गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया, वो हम लोगों की एक बहुत भारी भूल थी जिसके कारण से राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय हो गया। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जब जेल से छूट करके वापस आए तो जो गरम दल और नरम दल का विवाद था वो उनके वैचारिक घोषणा के कारण वो विवाद जो है वो समाप्त हो गया। यानी वैचारिक विवाद बाल गंगाधर तिलक के वक्तव्य के कारण 1914 ईस्वी में समाप्त हो गया और एक परिस्थितियां बनी कि दोनों दल एक हो जाए। क्लियर? अब देखिए, ये तो हुआ गरम दल के बारे में। अब दूसरा है व्यक्तित्व, उनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। ये ऐसे तो 1893 ईस्वी में भारत आई और 1904 ईस्वी में कांग्रेस में
सम्मिलित हो गई। और सम्मेलन के पश्चात इनका जो विचार था कि आयरलैंड के होम रूल के समान भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाया जाए। होम रूल आंदोलन चलाया जाए। ठीक है। इस हेतु यानी ये जो आंदोलन वो चलाना चाहती थी, गुड मॉर्निंग, तो इस हेतु वो तिलक को कांग्रेस में शामिल करना चाहती। कांग्रेस में शामिल करना चाहती। और इस क्रम में हम पाते हैं कि 1914 के मद्रास अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु कर रहे थे, वहां ये असफल रहे। ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कि एक तो परिस्थिति तैयार किया बाल तिलक ने, दूसरी परिस्थिति किन्होंने तैयार किया? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट थी कौन? सबसे पहले ये हम लोग जाने तो पाएंगे कि ये ब्रिटिश नागरिक थी और ब्रिटेन में इनकी गतिविधि फ्री थॉट से था, ब्रह्म विद्या से था, यानी थियोसॉफिस्ट से था, और ये लोगों के बीच धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास वहां कर रही थी। अपने वैचारिक आयाम को व्यवहारिक रूप देने के लिए सबसे अच्छा धरातल उनको दिखाई पड़ा भारत। इसलिए 1893 में वो भारत चली आई और यहाँ मद्रास के निकट एक स्थान है अड्यार, वहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय को स्थापित किया और 1893 से लेकर 1914 तक वो ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में लगी रही। इस बीच उनको एहसास हुआ कि ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार का सबसे उचित कार्यक्रम ये होना चाहिए कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है और उसके अंदर जो त्रुटियां हैं वो दूर किया जाए और भारतीयों को भी शासन का अधिकार दिया जाए। और ये विचारधारा उनके पास कहाँ से आया? तो ब्रिटेन का जो एक सूबा था आयरलैंड, वहाँ से आया। आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था वहाँ, और उसका परिणाम ये था कि उत्तरी आयरलैंड को जो है वो उन्मुक्ति मिली थी या कुछ अधिकार मिले ब्रिटेन से। तो एनी बेसेंट आयरलैंड में घटित घटना से प्रभावित थी, तो वो चाहती थी कि ठीक उसी प्रकार की परिस्थितियां तो भारत में है। ब्रिटिश सारी सत्ता को कब्जा किए हुए हैं, भारतीयों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो आयरलैंड के तर्ज पर एनी बेसेंट भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाना चाहते। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस है कि अभी तक
बाल गंगाधर तिलक के मस्तिष्क में होम रूल नामी आंदोलन का कोई विचार नहीं आया था। होम रूल नामी आंदोलन का विचार सबसे पहले एनी बेसेंट के मस्तिष्क में आया। अभी अभी हमने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य जो राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय हो गया था उसको सक्रिय करना था। आंदोलन किस रूप में चलेगा या आंदोलन का क्या रूप होगा अभी तक ये निर्णित नहीं कर पाए थे, लेकिन एनी बेसेंट निर्णय कर चुकी थी कि आखिर हमारा आंदोलन क्या होगा। तो उनका विचार था कि हमारा आंदोलन भारत में होम रूल की स्थापना करना है। इस होम रूल की स्थापना का अर्थ ये हुआ कि यहाँ का शासन यहाँ के लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, अर्थात ब्रिटिश शासन में जो भारतीयों की अनुपस्थिति है वो गलत है, बल्कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों की उपस्थिति होनी चाहिए। देश का शासन देश के लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, ये एनी बेसेंट का स्पष्ट लक्ष्य था। और इसके लिए उनका विचार था कि सबसे अच्छा नेता उस समय में कोई है तो बाल गंगाधर तिलक है। इसलिए तिलक के नेतृत्व में या हम दोनों मिल कर करके इस आंदोलन को चलाया जाए, ये एनी बेसेंट का अपना व्यक्तिगत विचार था। इसके लिए उनका प्रयास ये था कि वो तिलक को कांग्रेस में शामिल करवाए, क्योंकि तिलक भी इस बात को मानते थे कि बिना कांग्रेस में शामिल हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन की परिकल्पना बेमानी है। इसी प्रकार से एनी बेसेंट भी इसी मत की समर्थक थी कि बिना कांग्रेस में शामिल हुए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चला सकते, क्योंकि राष्ट्रीयता का प्रतीक अब कांग्रेस बन चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में उस समय गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये दो नाम याद रखिए। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। हम लिख ही देते हैं आपको ताकि नाम याद रहे। सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ठीक है ना? ये कौन थे? ये दो ऐसे नेता थे जो काफी वयोवृद्ध थे, नरम दलीय थे, और अभी कांग्रेस पर प्रभाव इन्हीं दोनों लोगों का था। इन दोनों के रहते हुए इनके विचार के खिलाफ वर्तमान समय में काम नहीं हो सकता था। तो एनी बेसेंट जो चाहती थी कि तिलक को कांग्रेस में शामिल किया जाए, तो इनके वजह से यानी गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के कारण जब 1914 ईस्वी में कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन हुआ दिसंबर महीने में, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने किया, तो जो एनी बेसेंट का उद्देश्य था कि हम तिलक को कांग्रेस में शामिल करें, वो उद्देश्य असफल रहा। असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले तिलक को कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। वो घोर विरोधी थे तिलक को। हालांकि तिलक भारत आते के साथ अपने विचारों में परिवर्तन की घोषणा कर दी कि हमारा विचार जो 1907 में ब्रिटिश विरोधी पूर्ण रूप से था वो अब नहीं है। हम ब्रिटिश सत्ता की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसके अधीन स्वशासन चाहते हैं, उसमें सुधार कराना चाहते हैं। और नरम दल के लोगों का भी जो कार्यकर्ता थे उनको भी अपनी गलती का एहसास था कि हमने जो तिलक के नेतृत्व में अन्य लोग थे उनको कांग्रेस से जो बाहर कर दिया, वो हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन नरम दलीय कार्यकर्ताओं और गरम दल के नरम होने की घोषणा के बावजूद भी
जो नरम दल के नेता थे फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, वो कांग्रेस में तिलक को शामिल करने के घोर विरोधी थे। इस वजह से जब मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव आया तिलक को शामिल करने का, एनी बेसेंट तो शामिल हो गई। एनी बेसेंट चूँकि 1907 के घटना से संबंधित नहीं थी, एनी बेसेंट किसी दल से जुड़ी हुई नहीं, इसलिए एनी बेसेंट 1907 में कांग्रेस में शामिल होने में सफल रही, लेकिन तिलक को वो शामिल करवाने में सफल नहीं रही, असफल रही। और इसके पीछे कॉज क्या था? तो इसके पीछे कॉज था गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का विरोध। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए साहब कि इन दोनों की 1915 ईस्वी में मृत्यु हो गई, इत्तेफाक कह लीजिए। ठीक है? किनका? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का, दोनों का। हाँ, 1915 में भी एक साथ नहीं हुआ, कुछ महीना के अंतराल पर हुआ। और इस मृत्यु के बाद जब उन लोगों की मृत्यु हो गई तो 1915 का कांग्रेस अधिवेशन, 1915 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। ठीक है? और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। किसने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एसपी सिन्हा इनको कहा जाता है। ठीक है? और इस अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। ठीक है? अर्थात कि जब फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले इस दुनिया में नहीं रहे, तभी तिलक 1915 में कांग्रेस में सम्मिलित होने में सफल रहे। ठीक है? अब देखिए कि इस अधिवेशन में, यानी जो मुंबई का अधिवेशन हुआ, ये वाला अधिवेशन, इस अधिवेशन में दो बातें ध्यान देने के योग। कितनी बातें? पहला बात ये कि तत्काल होम रूल आंदोलन हेतु कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और दूसरा कि सितंबर 1916 तक क्षेत्रीय समितियों को सक्रिय करने हेतु तैयार हो गए। अब देखिए, दो बिंदु जो हमने रेखांकित किया है या चिन्हित किया है, वो इस टॉपिक का जान है। इसलिए इसको आपको समझना होगा कि तिलक कांग्रेस में शामिल तो हो गए, लेकिन तिलक कांग्रेस में किस उद्देश्य से शामिल हुए? तो कांग्रेस को सक्रिय करने के उद्देश्य। कांग्रेस को सक्रिय करने हेतु इनके पास नीति क्या थी, प्रोग्राम क्या था?
तो एनी बेसेंट के प्रभावाधीन आकर के दोनों का प्रोग्राम एक ही हो गया। अब वो था कि भारत में हम होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के तर्ज पर चलाएंगे और ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये दोनों का एक लक्ष्य हो गया। ऐसी परिस्थिति में तिलक जब कांग्रेस में घुसे, सदस्यता ग्रहण की पुनः, तो इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस अब आंदोलन चलाए। लेकिन कहा जाता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। तो जो स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस पे फूट पड़ी थी, तो अभी उसके जख्म हरे थे, इसलिए बहुमत कांग्रेस का अभी आंदोलन करने के पक्ष में नहीं था। इसलिए बहुमत ने होम रूलिंग आंदोलन आरंभ करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन इससे तिलक घबराए नहीं। तिलक ने प्रस्ताव रखा तो फिर कांग्रेस का उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ अधिवेशन करना, उसमें लोगों को बुलाना, सारी सक्रियता कांग्रेस की समाप्त। तो ये तो दावा तिलक का बिल्कुल ये था। तो तिलक ने कहा ठीक है, होम रूलिंग आंदोलन चालू मत कीजिए अभी, लेकिन एक आश्वासन दीजिए कि क्षेत्रीय कांग्रेस समितियां सक्रिय होंगी जो अभी तक निष्क्रिय हैं, ताकि कांग्रेस एक जन आंदोलन बन सके, पब्लिक के बीच जा सके। तो इसका तो मुखालफत कोई नहीं कर सकता था। तो नरम दल वालों ने, जो अब नरम दल गरम दल का विभेद खत्म हो चुका था, लेकिन विभेद खत्म हो चुका था, लोग तो वैचारिक रूप से मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो समय दिया गया कौन? सितंबर 1916 के इस तिथि तक आप कांग्रेस को सक्रिय कर लीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो हम फिर होम रूलिंग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो सारे लोग इस पर मान गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन इस तिथि के लिए वादा सिर्फ एनी बेसेंट ने किया था, तिलक ने नहीं किया था। तिलक ने ये नहीं कहा कि साहब हम होम रूलिंग आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। एनी बेसेंट ने कहा कि हम सितंबर तक वेट करेंगे। क्लियर? तो तिलक तो अपने हड़बड़ी में थे, इसलिए उन्होंने कोई वादा नहीं किया कांग्रेस से। और फिर क्या हुआ कि आगे की घटना ये हुआ कि अप्रैल 1916 में तिलक ने कर्नाटक के बेलगांव में, बेलगांव एक जगह है कर्नाटक, यहां जो है वो होम रूल लीग स्थापित कर दी। ठीक है, अब देखिए एनी बेसेंट ने जो है वो वादा कर दिया था क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों को। उन्होंने सितंबर तक वेट किया और उन्होंने सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार में, अडयार कहाँ है? मद्रास में। वेरी गुड। यहां जो है होम रूल लीग स्थापित कर दिया।
ठीक है। अब देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी, तो दोनों ने होम रूल लीग स्थापित किया। तो यहाँ पर आपके मस्तिष्क में स्वमेव ये प्रश्न उठ जाएगा कि भाई दोनों ने अलग अलग क्यों किया? जब एक ही आंदोलन था तो एक ही होम रूल लीग आंदोलन चलाना चाहिए था। तो इसका जवाब मिलता है हमें एनी बेसेंट के शब्दों से, और जवाब ये था कि हमारे कार्यकर्ता तिलक को पसंद नहीं करते और तिलक के कार्यकर्ता हमें नहीं पसंद करते। हालांकि हम दोनों में कोई मतभेद नहीं, तो कार्यकर्ता के मतभेद के कारण हम लोगों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित किया, और इनमें संघर्ष नहीं हो तो दोनों ने होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्षेत्र को बांट दिया। तो उसमें आप देखिए कि जो इनका कार्यक्षेत्र था यानी तिलक का, वो बंबई छोड़कर, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये जो आगे लिख रहे हैं, बंबई छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, बंबई में दे दिया गया किनको? एनी बेसेंट को, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक पूरा, उसके बाद मध्य प्रांत जिसको आज मध्य प्रदेश बोलते हैं, और बरार, ये चार जो इलाका है ये तिलक के होम रूल के अधीन था। कौन कौन? बंबई छोड़ के संपूर्ण महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रांत जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश कहा जाता है, और बरार, ये तिलक के होम रूल लीग के अधीन आया। और इसके अलावा संपूर्ण भारत जो है वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अधीन आया। क्लियर? अगर संगठन के सशक्तता के हिसाब से देखें, मजबूती के हिसाब से, तो तिलक का होम रूल लीग ज़्यादा मजबूत था, इनका संगठन ज़्यादा मजबूत था। लेकिन एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन का संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं था, क्योंकि कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर के गांव देहात में भी होम रूल लीग की संगठन बना सकता था, जबकि तिलक के होम रूल में ऐसा परमिशन। लेकिन सदस्य संख्या के हिसाब से देखते हैं तो तिलक का होम रूल लीग कमज़ोर था और एनी बेसेंट का मजबूत था। सबसे ज़्यादा सदस्यता एनी बेसेंट के पास थी, क्योंकि उनके संगठन में शामिल होना बड़ा आसान काम था। ठीक है। अब देखिए कि इसमें आंदोलन हुआ कैसे, क्या हुआ, ये समझने की बात है। तो इसमें मुख्य रूप से इस आंदोलन में प्रचार तंत्र अपनाया गया। क्या चीज? प्रचार तंत्र। और प्रचार तंत्र में दोनों नेताओं ने अपने अपने समाचार पत्र का प्रयोग किया। जैसे तिलक का समाचार पत्र कौन था? तो मराठा और केसरी। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। और बेसेंट का कौन सा था? तो न्यू इंडिया एक था और दूसरा था कॉमनवेल्थ। क्या था? कॉमनवेल्थ। इसके अतिरिक्त सिर्फ ये तो वो था पेपर जिसके माध्यम से वो होम रूल लीग यानी स्वशासन की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 60,000 पंफलेट छापे गए, 45,000 पंफलेट छापे गए, 1 लाख पंफलेट छापे गए। और इन पंफलेटों के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार किया गया, मतलब जनता के बीच जागृति पैदा की। और इसके लिए दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग तैयार किया। इन कार्यकर्ताओं का काम क्या होता था कि जो पर्चे छपते थे उनको घर घर जा करके पहुंचाना, और पहुंचा करके जो लोग पढ़े हुए नहीं थे तो उनको पढ़ करके
सुनाना ताकि वो समझें। और इस ढंग से दो काम बड़ा महत्वपूर्ण हुआ कि राष्ट्रवाद घरों तक पहुंचा और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का एक विशाल वर्ग खड़ा हो जो आगे चल के गांधी जी के लिए काम करे। अब देखिए, इसमें कुछ घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया तो जून में वो 60 साल के हो चुके। कितने साल के? 60 साल। तो ब्रिटिश शासन ने उनको एक तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया कि उनसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, यानी उन पर मुकदमा कर दिया और कहा कि यदि इसका जवाब आप नहीं देंगे तो आपको 60,000 रुपये का मुचलका देना पड़ेगा। मीन्स गारंटी, मुचलका मीन्स गारंटी। अब उस समय के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए 60,000 रुपया व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें आपको जानकर ताजुब होगा, जिसमें रील में भी हमने बता करके आपको बताया है कि मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। ये भी एक इतिहास में कंट्रास्ट कि जो व्यक्ति भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है यथा वो व्यक्ति अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में हिंदुत्व का पुरोधा माना जाने वाला बाल गंगाधर तिलक का अनन्य भक्त था। और मोहम्मद अली जिन्ना अपने जीवन काल में बहुत कम किसी के अधीन रहे, जो उच्छृंखलता उनके मस्तिष्क में थी। तो तिलक का अनन्य भक्त होना एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़े बैरिस्टर थे ये। तो इन्होंने मुकदमा लड़ा इस 60,000 रुपये मुचलका के खिलाफ। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तो तिलक हार गए। अब जब जिन्ना ने मुकदमा लिया और ये मुकदमा हाई कोर्ट में गया तो जिन्ना तिलक का ये मुकदमा जीत गए। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों के द्वारा जीता गया यह पहला मुकदमा। और इस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह घोषणा की कि भारत उस बेटे के समान हो गया है जो अब बड़ा हो गया है। पालक को चाहिए, यानी ब्रिटिश को चाहिए कि उसका वो अधिकार दे दे। इसके बाद तिलक पर मुचलका का कार्रवाई वापस हो गया। फिर एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया 1917 ईस्वी में मद्रास में। तो एनी बेसेंट के गिरफ्तारी के खिलाफ सुब्रमण्यम अय्यर जो एनी बेसेंट के लीग के पदाधिकारी थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा दी। नाइटहुड जैसे अभी भारत रत्न होता है, तो ब्रिटेन का उस समय का ये सर्वोच्च पदक सम्मान था। तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उपाधि लौटाने की एक पहली घटना जो सुब्रमण्यम अय्यर ने किया। ठीक है। और उसके बाद बहुत तीव्र आंदोलन तिलक ने चलाया एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ और फिर एनी बेसेंट को रिहा कर दिया। इस आंदोलन का यह परिणाम निकला, इस आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1917 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई। मॉन्टेग्यू कौन थे? तो भारत सचिव थे जिनका कार्यालय ब्रिटेन में था। चैम्सफोर्ड कौन थे? तो भारत के वायसराय थे जिनका कार्यालय भारत में था। तो दोनों ने मिलकर घोषणा की सितंबर 1917 ईस्वी में। कब? सितंबर 1917 ईस्वी में कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वशासन का अधिकार दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंदोलन चला, तो इस घोषणा के कारण, चूंकि मांग ही था स्वशासन की प्राप्ति और ब्रिटिश सरकार ने घोषित कर दिया, इस कारण से अब ये आंदोलन चलाने की कोई अनिवार्यता नहीं रह गई और आंदोलन समाप्ति की तो घोषणा नहीं की गई इसकी,
लेकिन लक्ष्य प्राप्त हो जाने के कारण इस आंदोलन में निष्क्रियता आ गई और धीरे धीरे ये आंदोलन शिथिल पड़ गया। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रही है कि कांग्रेस को एक कार्यकर्ताओं की पार्टी इस आंदोलन ने बनाया। इसके पहले कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का कोई वर्ग नहीं था, सिर्फ नेता हुआ करते थे। इस आंदोलन की देन थी कि कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े और युवाओं का जुड़ाव कार्यकर्ता के रूप में। ऐसी परिस्थिति में जब गांधी जी का पदार्पण होता है तो उनको एक ऐसा कांग्रेस मिलता है जो कार्यकर्ताओं का कांग्रेस था और गांधी जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने असहयोग आंदोलन को चलाने में सफल रहे, ये इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम समझते हैं कि होम रूलिंग आंदोलन को समझाने में सफल रहे। अगले क्लास में दूसरे विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।